सॉरी मैम, आप क्या बोल रहे थे? हम सुन नहीं पाए नेटवर्क इशू के कारण। अच्छा, बार हाँ बार ठीक लेफ्ट है। हो रहे हाँ, थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना, बताइएगा। मैम आवाज नहीं आ रहा है। अभी मैम से लेफ्ट हो गया है। ज्वाइन कर लिया मैंने, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। निष्ठा मैम ज्वाइन कर लिया है मैंने, ठीक है। आप कॉल कट कर सकती हैं। स्क्रीन बताइएगा। नहीं आ रही है मैम, मेरी नहीं आ रही है, स्क्रीन प्रेजेंट। नहीं आ रही है मैम। अच्छा ठीक है, एक बार और ट्राई करती हूँ। हो रही है अभी आ गई। स्क्रीन प्रेजेंट। यस मैम, आ गई है अभी। हाँ, ये है ना हमारा। अ, आप लोगों के पास किसी के पास पतंजलि योग प्रदीप का बुक है क्या? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं, थोड़ा सा उसका जरूरत पड़ता आगे के सूत्र में। तो देखिए कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने 40 नंबर का जो सूत्र है हमारा वहां तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो 40 नंबर के हमारे सूत्र में क्या बताया गया है, परमाणु परम महत्वांतो अश्य वशीकारः। अर्थात जब हम क्या है चित्त को स्थिर कर लेते हैं, इससे पहले हम चित्त को स्थिर करने का ही उपाय पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें क्या बोला गया है कि जब हमारे में चित्त में स्थिरता, मतलब मन को स्थिर करने की योग्यता आ जाती है, ठीक है, एकाग्रता जब हमारी बढ़ जाती है, तब क्या होता है, तो परमाणु अर्थात छोटी से छोटी वस्तु से लेकर परम महत अर्थात बड़ी से बड़ी वस्तु तक हमारे चित्त को स्थिर करने की योग्यता हमारे पास आ जाती है। अब उसके बाद इस प्रकार इन दोनों उपायों द्वारा संस्कृत हुए चित्त की किस स्वरूप वाली, किस विषय वाली और कैसी समापत्ति होती है। अर्थात अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चित्त को स्थिर कर रहे हैं, है ना। अब उसके कारण एकाग्रता बढ़ जा रही है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, है ना, कि जब भूमि होती है चित्त में, हमने चित्त की 5 भूमियों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी है हमारी चित्त की भूमि? मूड विक्षिप्त मूड, चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ओके ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि सीक्वेंस से आंसर करें। चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, है ना। तो एक मिनट। ये तो अब उसके बाद जब हम लोग उसको पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज कही थी कि जैसी जैसी जो हमारी चित्त की भूमि होती है, तो उस अवस्था में क्या है, अलग अलग तरह का हमारा क्या है, समाधि की अवस्था होती है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ कि एकाग्र अवस्था में एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि, निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि, और समाधि विक्षिप्त में होती हम है। टूवर्ड्स योग एग्जैक्टली, जाते हैं मैडम। हाँ हाँ, वही चीज मैं बताने वाली थी आप लोगों को। तो ये चीज हमने डिस्कस किया ही हुआ था, है ना। तो कहाँ पर आए थे जी, हाँ। तो अब जब क्या है चित्त में इतनी स्थिरता आ जाती है, एकाग्रता बढ़ गई, अर्थात क्या है, वो संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति है ना। तो कि हमारा जो चित्त का स्वरूप है वो कौन सा होता है, वो कैसा विषय वाला होता है और किस प्रकार की समाधि या समापत्ति। तो यहाँ पर समापत्ति का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट समाधि से ना लेकर के समाधि का जो हम लोग पहला टाइप पढ़ते हैं, है ना, संप्रज्ञात समाधि, तो वो होता है। तो किस तरह का कैसा होता है ये इसको अब अगले सूत्र 41 में बतलाते हैं कि छीन वृत्तेरभिजातस्य मने ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तदंजनता समापत्ति है। ठीक है, एक बार और पढ़ती हूँ
छीन वृत्तेरभिजातस्येव मनेर्गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदंजंता समापत्ति। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है छीन का अर्थ क्या हुआ, कमजोर, ठीक, और उसके बाद वृत्ति अर्थात वृत्तियां, फिर उसके बाद इसका मतलब हुआ जिसकी समस्त वृत्तियां क्या है, क्षीण हो चुकी है। अब वृत्तियां क्षीण हो गई मतलब रजस और तमस वाली, अर्थात क्या कि जो क्षिप्त है, मूढ़ है और विक्षिप्त, उसी अवस्था में रजस और तमस जो हमारे गुण है वो एक्टिव होते हैं, है ना। तो जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्या है, क्षीण हो चुकी है, ऐसी अभिजातस्येव। ठीक है, तो अभिजातस्येव का अर्थ होता है स्फटिक मणि के समान एक क्या है, और दूसरा जो मणि या फिर क्या समझना चाहिए, रत्न होता है, ठीक है, उसी के समान मनेर, ये अभिजातस्य मणि की भांति, ठीक है, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य, ठीक है, ग्राह्येषु तो ग्रहित्री ग्रहण या फिर ग्रहित्री या फिर ग्रहिता, ठीक है, और फिर उसके बाद ग्रहण और ग्राह्य, ठीक है, इन तीनों के स्वरूप वाली, ठीक है, तटस्थ अर्थात एकाग्र स्थित होकर, तदंजनता अर्थात उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो जाना ही क्या है, या उन्हीं के स्वरूप सा हो जाना ही क्या है, समापत्ति है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि रजस तमस वृत्ति रहित स्वच्छ चित्त की उत्तम जाति अति निर्मल मणि के समान, मतलब इसको आप लोग कैसे समझेंगे, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां, एक मिनट शायद इसमें दिया है क्या इसको, हाँ ये क्षीण वृत्ते, ठीक है, तो जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्या है, क्षीण हो चुकी है, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का। अब हमारी वृत्तियां क्या है, क्षीण हो चुकी है, तो हमारा चित्त क्या है, स्फटिक मणि की भांति क्या है, निर्मल हो जाएगा। तो ग्रहित्री अर्थात जो ग्रहीता है, ग्रहीता कौन होता है, पुरुष, पुरुष ही क्या करता है, ग्रहण करता है। फिर अब देखिए आप लोग यहाँ पर ना इसको लिख करके रखिए कि क्या क्या होता है। एक होता है ग्रहित्री या ग्रहिता, तो ग्रहिता बोलते किसको है, पुरुष को, जो ग्रहण करता है ना। जैसे कि दाता किसको बोलते हैं, जो देता है। अब ग्रहिता किसको बोलेंगे, जो ग्रहण करता है। फिर उसके बाद ग्रहण, ग्रहण का अर्थ क्या है, जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारे अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा। और किसको ग्रहण करते हैं, विषयों को, ठीक है। तो ग्रहण का तात्पर्य है हमारे अंतःकरण, और अंतःकरण किससे मिलकर के बनता है हमारा, मन बुद्धि मन अहंकार। बुद्धि और चित्त अहंकार। ओके वेरी गुड, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, है ना। कहाँ चले गए जी, ठीक है। अब उसके बाद और इंद्रियों, इंद्रियों के द्वारा हम लोग किसको ग्रहण करते हैं, उनके विषयों को। तो ये हुआ ग्रहीता ग्रहण। अब उसके बाद ग्राह्य अर्थात जिसको ग्रहण किया जाता है, ठीक है, जिस चीज को हम लोग ग्रहण करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ग्राह्य। तो किसको ग्रहण करते हैं हम, हमारे पंचभूत। कौन कौन से हैं हमारे पंचभूत, क्षितिजल गगन पवन समीरा, मतलब कि आकाश, पृथ्वी, जल पावक वायु, गगन समीरा, जल, ठीक है। समुद्र। यस यस कंटिन्यू, बोलिए। आकाश, वायु, हम्म अग्नि, हम्म जल और पृथ्वी। पृथ्वी, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे पंच महाभूत। अब उसके बाद ये पंच, अब ये विषय है, तो विषय कौन कौन से हैं हमारे, बोलिए, विषय क्या है जी, विषय जो पंच इंद्रियों से हम ग्राह्य करते हैं वो, यानी स्पर्श, हाँ रस, तन्मात्रा, तन्मात्राएं। तन्मात्रा, हाँ ठीक है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। और गंध, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, विषय। तो इन तीनों में अंतर आया आप लोगों को समझ में, ग्रहीता या ग्रहित्री अर्थात जो ग्रहण करता है। तो सपोज हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, और हम लोग कौन है, पुरुष ही है ना। पुरुष है मतलब आत्मा आई है, आत्मा क्या है, चित्त के साथ जब मतलब बुद्धि तत्व का जब उस पे प्रकाश पड़ा, तो वही पुरुष क्या है, अब दृष्टा बन गया। तो दृष्टा ही क्या करता है, ग्रहण करता है, अर्थात कौन, पुरुष। तो पुरुष क्या है, ग्रहीता हो गया। फिर उसके बाद ग्रहण अर्थात जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। तो हमारी आंखें ही देख रही है ना, इंद्रिय हमारी इंद्रियां, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारी आंखें क्या है, देख रही हैं। अब किसको देख रही हैं, तो पंचभूत। सपोज हमने देखा आकाश को, और उसके बाद विषय उसका कौन सा समझ लीजिए, शब्द,
है ना। शब्द शब्द तो ये सब क्या है, हाँ, ये विषयों को ग्रहण करती है। कौन? हमारी इंद्रियां। तो जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको, वो है अंतःकरण और इंद्रियां। और ग्राह्य अर्थात जिन पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, अर्थात पंचभूत और उनके विषयों को, तो इसको बोला जाता है ग्राह्य। तो जब हमारी चित्त की समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो जाती है, तो अब हमारे चित्त में एकाग्र का गुण बढ़ गया। तो हमारा चित्त क्या है, स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो गया। अब इस स्फटिक मणि से तुलना क्यों किया गया है? क्योंकि वो इस तरह का होता है कि उसमें जिस चीज का, वो इतना शुद्ध स्वरूप होता है उसका, कि जिस चीज को उसके सामने रखा जाए, है ना, तो वो उसी के स्वरूप सा दिखाई देने लगता है। जैसे कि अगर वो स्फटिक मणि के पास आप क्या है, रेड कलर की लाइट लगाएंगे, ठीक है, रेड लाइट अगर पड़ेगा तो वो रेड दिखने लगेगा। ग्रीन अगर लाइट लगाएंगे आप उसके, ग्रीन मतलब ग्रीन चीज के पास में रखेंगे तो वो ग्रीन ग्रीन दिखने लगेगा। अर्थात तो इस तरह का निर्मल होता है। और उसके बाद ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों के स्वरूप सा ही क्या है, जो भी पदार्थ उसके समीप आता है, उसी के अनुरूप सा, उसी के अनुसार तदाकार सा, उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं, संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एकदम शांति से सुनेंगे, भले ही एक सूत्र हो लेकिन कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ पूरे योग दर्शन में मेरे को सबसे कठिन सूत्र यही लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। यहाँ ऊपर बतलाए हुए उपायों से, अर्थात ऊपर में हमने जितने भी उपाय पढ़े, कौन सूत्र तक, किस सूत्र से किस सूत्र तक पढ़े? 40 39 मैम, 39। हाँ ठीक है, 39 सूत्र तक हमने जितना भी पढ़ा, तो उससे क्या है, चित्त हुए निर्मल, स्वच्छ हुए चित्त की उपमा अति निर्मल स्फटिक मणि अर्थात बिल्लोर से दी गई है। जिस प्रकार अति निर्मल स्फटिक मणि के सामने जैसी वस्तु नीली, पीली अथवा लाल वर्ण की रखी जाए तो वह वैसा ही प्रतीत होता है। देखिए, इस चीज को मैंने पहले ही बताया है। तो जिस प्रकार की वस्तु रखा जाए वो वैसा ही दिखने लगता है। इसी प्रकार चित्त की जब सब प्रकार की रजस तमस वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, तो रज और तम वाली हमारी चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई, तब क्या है, सत्व के प्रकाश और सात्विकता के बढ़ने से इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसको जिस वस्तु में लगाए उसके तदाकार होकर उसको साक्षात करा देता है। ठीक है, मतलब हमारे चित्त में जब सात्विक गुण इतना बढ़ जाता है, सात्विक प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि जिस वस्तु में हम उसको लगाएं तो उसी के अनुरूप वो उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है, चाहे वह ग्राह्य अर्थात स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय हो। ठीक है, ग्राह्य क्या, जिसको हम ग्रहण करते हैं। अब किसको ग्रहण करेंगे हम, विषयों को, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो। चाहे ग्रहण अर्थात इंद्रियां और अहंकार, चाहे ग्रहित्री अर्थात क्या है, अस्मिता। अस्मिता का हमने पहले ही बोला था, जो मैं का स्वरूप होता है ना, उसी को अस्मिता बोलते हैं। तो जैसा भी ग्राह्य, ग्रहण या ग्रहिता, जिसका भी प्रकाश उस पर पड़ेगा उसी के स्वरूप को वह, अर्थात इन तीनों में से अगर हम किसी में भी उसको लगाना चाहें उसी के अनुरूप को ग्रहण कर लेता है। यह वस्तु का साक्षात करना इस प्रकार होता है कि वह उस वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेता है। चित्त के इस तदाकार वस्तु आकार हो जाने का नाम समापत्ति अर्थात क्या है, संप्रज्ञात समाधि है। अर्थात मैंने सपोज अपना जो चित्त है वो दीपक की लौ में लगाया, तो दीपक की लौ हमको दिखाई दे रही है, तो वही उसी को क्या है, हमको ग्रहण करना है, तो वो स्थूल रूप हुआ है ना। तो अब हमने दीपक में अपने चित्त को लगाया तो हमारा चित्त उस दीपक की भांति ही हो गया, तो उसी को क्या बोला जाता है, समापत्ति या फिर संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। आया समझ में आप लोगों को? यस मैडम। इसमें मैडम चित्त इसका को एग्जाम्पल भी कर सकते हैं प्लीज? एक ये सब मिनट। चित्त के बारे में ही है ना मैम? चित्त हाँ हाँ जैसे क्रिस्टल जो है वो चित्त को बोला गया है, और चित्त में हाँ, चित्त किसी भी चीज से एक रूप होता है जो उसके सानिध्य में आता है। आता है। ठीक है, जैसे कि अब आप हम ही लोग को देखिए, है ना। मैडम हाँ मैं जी थोड़ा पूछना बोलिए। चाहता हूँ सर। तो ये हाँ तो हाँ फिर वही बोलिए। हो गया चौथा सूत्र जो कहता है वृत्ति स्वरूप मित्रत्व की व्याख्या हो गई है तो एक तरह से। जैसी जैसी वृत्तियां रहती हैं
वैसा वैसा, वैसे लेकिन वैसे उसमें शुरू क्या है, नहीं नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो सात्विक प्रधान बोला गया, चित्त को सत्व गुण बढ़ जाता है करके, और उसमें तो ये बोला गया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ रहता, और इसमें तो ये बोला गया कि वृत्तियों के क्षीण होने के बाद की अवस्था है ये। ठीक है, क्लियर लेकिन हुआ आपको? स्वरूप, चलिए देखते हैं। हाँ, मेरे को क्लियर नहीं हुआ मैडम, सही बताऊं तो। देखिए उसमें क्या बोला गया है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध जब नहीं हुआ रहता है तब क्या होता है, तब उस समय की स्थिति बतलाई गई है कि जैसी जैसी वृत्तियां चलेंगी वैसा वैसा उसका स्वरूप होगा। अब वो किसी भी प्रकार की वृत्तियां हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस वाले सूत्र में क्या बोला गया है कि जो हमारी रजस और तमस वृत्तियां हैं, रजस और तमस गुण के कारण जो वृत्तियां होती है वो सब समाप्त हो गई है, अब केवल सात्विक प्रकाश है, हमारा चित्त सात्विक हो गया है, तो उसके कारण कौन सा स्वरूप होगा। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि इतनी शक्ति हमारे चित्त में आ जाती है कि जिस वस्तु में मतलब ध्यान लगाने को या चित्त को स्थिर करने को बोला जाता है, तो उसी के अनुरूप को ग्रहण कर लेता है। आया समझ में नवनीत सर? बाकी लोगों को चलिए समझ मैडम मैडम मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, जिससे क्षेत्रज्ञ होता है किसान। किसान अपने खेत को जिस आकार में पानी डालता है, जैसे कैनाल है वहां से मैंने पानी हाँ, लिया, उसी का आकार का शेप बन जाता है, जब पानी उसमें पूरे खेत में भर जाता है ना, तो उसी का आकार का स्वरूप ले लेता है। तो उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और इसी को मैं एक और एग्जांपल से बतला रही थी कि जैसे कि सब लोग ने, हम लोगों ने क्या है, 10th की पढ़ाई हम लोग क्या है साथ में करते हैं, ठीक है, तो सबका एक जैसा लेवल रहता है। फिर उसके बाद क्या है, सबके स्ट्रीम चेंज हो गए, कोई कॉमर्स फील्ड में चला गया, ठीक है, कोई आर्ट्स फील्ड में चला गया, अब कोई साइंस के फील्ड में चला गया, ठीक है। तो जैसे लोगों के साथ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अनुरूप बन जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, हमारी चित्त की मतलब अब चित्त की अवस्था को बोला जा रहा है, ठीक है, कि जिस प्रकार के की वस्तु उसके सामने आती है, ठीक है, जिस पे उसके चित्त को स्थिर करने को बोला जाता है, उसी के अनुरूप को वो ग्रहण कर लेता है। हाँ जी सौरभ सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम इससे मैं बोलना चाह रहा था कि जो चौथा नंबर सूत्र है ना मैम, उसमें हमारी जो है जब हम योग नहीं कर रहे हैं उससे पहले की बात बताई गई है। पहले की और जो ये 40 और ये मैम जो 41 नंबर सूत्र है उसमें बताया गया है कि जब हम योग करते हैं तो हमारी सभी प्रकार की वृत्तियां क्षीण हो जाती है, तत्व रज और तम ये तीनों से ऊपर उठ जाते हैं। और मनेर जो मतलब ये मैम बताया गया है, ये मणि ये जो है मतलब ऐसी हम वैसा बन जाते हैं कि यदि हमारे सामने जैसा जो मनेर होता है, ये जो मैम मणि, ये उसके सामने जैसा कलर आता है वो उस तरह की हो जाती है, वैसे ही हम हो जाते हैं। यदि हमारे सामने ज्ञानी पुरुष आता है तो हम ज्ञानी की तरह के होते हैं, और यदि कोई वो आता है जैसे जो दुर्व्यवहार करने वाला, तो हमारा व्यवहार उसकी तरह नहीं होता है, हमारा उसी प्रकार रहेगा मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर मैं एक बात कहता हूँ, समझ में आया? एक मिनट, नहीं मैं नवनीत सर आपको समझ में आया? छोटा सा मेरे पास नहीं, मेरे को योगा नहीं और करने से और करने से का क्या मतलब है भाई। ये जो फर्स्ट जो पहला चैप्टर है नवनीत समाधि सर का, एक मिनट, वो तो उत्तम नवनीत सर हठयोग की तो बात नहीं की गई है उसमें। सर यहाँ पे योग, ये जो योग दर्शन है ये टोटली ये जो है हठ योग पे बेस्ड है, इसमें बहुत सारे सूत्र आएंगे जो हठ योग नहीं समाधि हम केवल चित्त की वृत्ति, आप लोग मेरी बात सुनेंगे? उत्तम अधिकारियों के लिए आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। चलो एनीवे ठीक है मैडम, आप कंटिन्यू रखिए प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हठ योग, पतंजलि योग दर्शन केवल राजयोग की चर्चा करता है। हठ योग के यौगिक टेक्स्ट बिल्कुल अलग हैं, और योग दर्शन कभी भी शारीरिक तोड़ मरोड़ या हठ योग की बात नहीं करता। इट्स ओनली टॉक अबाउट राजयोगा। यस, मैं भी मेरा बोलने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो है अभी आप लोग मेरी बात सुनेंगे क्या मैं बोलूं? जी मैम आप बोल दो, लेकिन एक बात बस हो रही बोलनी है, थी आप लोग थोड़ा सा, सौरभ सर मैं आपको समझ रही हूँ, मैं नवनीत सर को बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करके रखिए। ये
यूट्यूब में अपलोड होता है। मैं कुछ पूछ रही हूँ और मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है कि क्लास में के एंड में आप रिकॉर्डिंग मतलब सारे डाउट्स पूछिए करके। अब उसके बाद हाँ मैं जब प्लीज ये बोल रही हूँ, हाँ, थोड़ा सा सुन प्लीज लिया आप कंटिन्यू कीजिए। रखिए मैडम। जी मैम, आप कंटिन्यू रखिए मैडम। देखिए बात यहाँ पर कैसे हो रही है, केवल हठ योग की बात नहीं है ना। अब इसमें हम लोग right। पतंजल योग सूत्र है वो क्या है कि मतलब अगर हम वो करें तो वो केवल चित्त की अवस्था के बारे में बता रहा है। पहले देखिए क्षिप्त अवस्था रहती है तो उसमें क्या है, रजस गुण प्रधान है ना। अब उसके बाद हम अगर निरुद्ध अवस्था तक जाते हैं, है ना, तो उस समय हमारे चित्त में एकाग्र की अवस्था इतनी बढ़ जाई रहती है कि समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाया रहता है। अब सौरभ सर ने सही आंसर किया कि जब हम लोग जो 4th नंबर का सूत्र है उसमें यही बताया है कि जब हम योग करना प्रारंभ नहीं किए रहते हैं, अर्थात हमने चित्त की वृत्ति के निरोध के लिए किसी भी तरह का उपाय नहीं किया है, तब हमारे चित्त की स्थिति क्या होगी। और इस वाले सूत्र में जब हम चर्चा कर रहे हैं तब ये है कि हमने कुछ प्रैक्टिस हमारे चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए इतना अभ्यास कर लिया है कि रजस और तमस वाली वृत्तियां वो सब क्या है, क्षीण हो चुकी है। अब केवल क्या है, सात्विक गुण बचा हुआ है। ठीक है, तो उस सात्विक गुण का प्रभाव इतना है कि जिस पर क्या बोलते हैं, हम जो वस्तु हमारे सामने आती है, इससे पहले ही हमने 40 नंबर के सूत्र में पढ़ा ही हुआ है कि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जब हमारे सामने आती है तब वो क्या है, उसके स्वरूप को मतलब उस पर हमारे चित्त को स्थिर करने की योग्यता इतनी हमें आ जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ में हमको क्या बोला गया है, चाहे वह ग्रहण हो, ग्रहीता हो या ग्राह्य हो, तीनों के तीनों पे अगर हमारे चित्त को स्थिर करने के लिए बोला जाता है तो जो भी वस्तु हमारे जैसे सामने आती है ना, उसी के अनुरूप को हमारा चित्त ग्रहण कर लेता है। आया समझ में? यस मैडम, यस मैडम। नवनीत सर मैं आपको ही पूछ रही हूँ, इतना जी एक्सप्लेनेशन हाँ आपके मैं लिए है। हाँ हाँ समझ गया मैडम, समझ गया। हाँ ठीक है, हाँ जी चलिए नेक्स्ट ठीक। सूत्र में हम अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैंने इस वाले सूत्र को टफ बोला था, उससे भी टफ ये वाला है ना 42, इसको थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे करके हम सुनेंगे। तो अब इस समापत्ति के 4 भेद बतलाते हैं, तो बतलाइए समापत्ति का अभिप्राय किससे है? वितर्क विचार आनंद अस्मिता। आओ नो मैम, संप्रज्ञात समाधि मैम की बात कर रहे हैं संप्रज्ञात ना मैम? समाधि से है, संप्रज्ञात समापत्ति समापत्ति का का अभ्यास। अभिप्राय यस मैम। सिर्फ संप्रज्ञात से है। ठीक है, फिर आगे आप लोग और पढ़ेंगे कि समापत्ति का अर्थ, चलिए वो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, अभी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और एक चीज एकदम याद रखेंगे कि क्लास के एंड में ही सब अपने डाउट्स पूछेंगे। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग्स पे हैं। ठीक है, तो अब इस समापत्ति के 4 भेद दिखलाते हैं। तो तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति है, अर्थात एक बार और देखते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति है। तो तत्र का अर्थ है उन समापत्तियों में से। ठीक है, इससे पहले जो हम समापत्ति संप्रज्ञात समाधि का जब पढ़ रहे थे तो उसमें शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प, ठीक है 4 है यहाँ पर। अगर हम इसका संधि विक्षेप करेंगे तो शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प, अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से अर्थात उनके भेदों से संकीर्ण, संकीर्ण का अर्थ क्या है, मिली हुई, सवितर्का समापत्ति क्या होती है, सवितर्क समापत्ति है। तो इसमें लिखते हैं उन समापत्तियों में से, ओ बैटरी इज रनिंग, एक मिनट चार्जिंग पे डाल दीजिए। है ना, चलिए कहाँ आए थे हम लोग, उन समापत्तियों में से शब्द, अर्थ और ज्ञान विकल्पों के अभेद से मिली हुई, अर्थात इन तीनों भिन्न भिन्न पदार्थों का अभेद रूप से जिसमें भान होता है, सवितर्क समापत्ति होती है। ठीक है, अभेद रूप से अर्थ का इसका मतलब क्या हुआ कि अब तीनों को अर्थात जो शब्द, अर्थ और ज्ञान है
उन तीनों को हम अलग अलग नहीं समझेंगे, एक जैसा समझेंगे, अर्थात क्या, मिली हुई, संकीर्ण। ठीक है, इन तीनों को जब हम एक जैसा समझते हैं तब उसको सवितर्क समापत्ति कहा जाता है। जैसे कि शब्द, शब्द का अर्थ है यहाँ पर जो कर्णेंद्रियों से ग्रहण किया जा सके, अर्थात अर्थों के विशेष योजना रूप हो, जैसे कि है गौ। तो गौ क्या है, अगर मैंने गौ बोला तो गौ क्या हुआ, अभी एक शब्द, मैंने एक शब्द का उच्चारण किया, क्या, गौ। अब उसका अर्थ क्या होता है, तो जाति आदि, जैसे कि गौ, चार पाद, दो सींग, शास्त्रा और पुच्छ वाला क्या है, एक पशु वेश है। ये शास्त्रा नहीं जानती मैं जी, क्या होता है, आप लोगों में से किसी को पता है? चलिए स्कीप करते हैं। 1 मिनट, मैं क्लास में हूँ कि एंड हो गया है? मैम यस मैम है ओ मैम। मैम हाँ 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 हाँ, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था तो मुझे लगा लेफ्ट तो नहीं हो गई मैं। तो जाति, अब इस गौ शब्द का अर्थ क्या होता है कि वो एक चार पैर वाला, दो सींग वाला और एक पूंछ वाला क्या है, पशु विशेष है। ठीक है, अब उसके बाद इसका ज्ञान क्या है, इन शब्द और अर्थ दोनों का प्रकाश करने वाली सत्व प्रधान बुद्धि वृत्ति, जो शब्द गौ और उसके अर्थ गौ को मिलाकर बतलाती है कि जो गौ शब्द है उसी का यह गौ पशु विशेष अर्थ है। अब देखिए, मैंने अब इस चीज को अब एकदम शांति से करके समझेंगे सब लोग। मैंने एक शब्द कहा गौ, अब उसका अर्थ क्या होता है कि वो चार पैर वाला और दो सींग वाला क्या है, एक पशु है। अब शब्द और अर्थ इन दोनों को मिला करके क्या है, हम समझेंगे कि ये जो पशु है इस तरह का ऐसे दिखता है, आपके मन में क्या है, तो मतलब आपको तुरंत इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हाँ, आप सबने इससे पहले गाय तो देखी ही हुई है, तो हम क्या है, इसी की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान से तात्पर्य क्या है, हमको पता चल जाएगा कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये तीनों, अर्थात क्या, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों भिन्न हैं, तीनों क्या है, अलग अलग है, परंतु निरंतर अभ्यास के कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं। जब गांव में चित्त को एकाग्र किया जाए, अब जब हम गांव में क्या है, चित्त को एकाग्र करते हैं, अर्थात क्या है, शब्द में, ठीक है, तब समाधिस्थ चित्त में गौ अर्थ, गौ शब्द और गौ ज्ञान के भेदों से वह मिला हुआ भाषित, ठीक है, यहाँ पर पीछे में और वर्ड आया, यहाँ पर भाषित करके लिखा गया है। तो भाषित अर्थात जब इन तीनों में तदाकार रहे, तीनों में क्या है, एक मिला जुला स्वरूप रहे, तब कहाँ गया जी, तब उस समापत्ति को क्या है, सवितर्क समापत्ति कहेंगे। और इसी सवितर्क का अन्य नाम क्या होता है, सविकल्प भी होता है, क्योंकि इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का विकल्प क्या है, बना रहता है। और जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का भेद क्या है, जब समाप्त हो जाए, ठीक है, अर्थात केवल गौ अर्थ में ही चित्त भासता रहे, तब वह क्या है, निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है। जब केवल क्या है, अर्थ में ही, जब उसका हमारे चित्त में जब केवल अर्थ का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, निर्वितर्क समापत्ति। लेकिन जब गौ मतलब शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों हमको जब मिला जुला प्रतीत होता है, तब उसको बोला जाता है सवितर्क समापत्ति। आया समझ में? यस मैम। हाँ, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं समाधि के बारे में, ठीक। अब समाधि छोटा मोटा चीज तो है नहीं भैया, है ना, कि हमको एक ही बार में समझ आ जाए। तो और इस चीज को एकदम क्लियरली याद रखेंगे कि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, है ना। तो कुछ समझ में नहीं आए तो बस एक ही चीज याद रख लेना है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, ठीक है, तीनों जब हमको मिला जुला प्रतीत होता है, ठीक है, तब उसी को क्या बोला जाता है, सवितर्क समापत्ति, ठीक। हाँ, देखो, वन लाइनर जी याद रखो, और उसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए ना तो उस तरह का भी आप बना सके। लेकिन अब एग्जाम में क्या है, पॉइंट क्लिक करने वाला ही आएगा, तो एक एक लाइन में भी करके क्या है, आप लोग याद रखेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसका ना एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। अब इस वितर्क समापत्ति का लक्षण अगले सूत्र में बतलाते हैं, है ना।
यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा, सवितर्क समाधि के बारे में। अब सवितर्क समाधि के बारे में भी क्यों पढ़ा, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा, वितर्कानुगत समाधि। तो उसके क्या है, दो टाइप पढ़े हमने, पहला सवितर्क और दूसरा निर्वितर्क। तो सवितर्क को किसमें है, हमने 42 नंबर में देख लिया। अब उसके बाद 43 में किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे जी, वितर्क समाधि, निर्वितर्क, जहाँ शब्द हाँ अर्थ निर्वितर्क, निर्वितर्क समापत्ति। हाँ ठीक है। तो इन सबको ना आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। इन सब में ना बहुत अच्छे से दिया है, और ज्यादा मैं करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, है ना। मैम ये कौन तो सा बुक है? ये है पातंजल योग प्रदीप है, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ था। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पुष्पा जी, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। यस फिर मैम। उसके बाद हाँ अब हम लोग क्या है, निर्वितर्क समापत्ति के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो 43 नंबर के सूत्र में कहते हैं, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ठीक, एक बार और पढ़ते हैं, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अर्थात स्मृति के शुद्ध हो जाने पर, परिशुद्ध अर्थात शुद्ध हो जाने पर, अर्थात आगम अनुमान और ज्ञान के कारणीभूत शब्द संकेत स्मरण के निवृत्त होने से, ज्ञान किसके द्वारा हमको होता है, शब्द इत्यादि के द्वारा। तो इन सब के निवृत्त हो जाने से, अर्थात क्या, हमारी स्मृति अब शुद्ध हो गई। तो स्वरूप शून्य व ईव, तो स्वरूप से शून्य जैसी, अर्थात अपने ग्रहण आकार ज्ञानात्मकता रूप से रहित चित्त वृत्ति, अर्थात केवल अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थ मात्र सी भासने वाली, केवल अर्थ मात्र का ज्ञान कराने वाली, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, निर्वितर्क समापत्ति कहा जाता है। इसमें देखेंगे इसको, जब कहाँ गया जी, ये है ना, स्मृति, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप, तो स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर, या स्मृति के भली भांति शुद्ध हो जाने पर अपने स्वरूप से शून्य हुई, ठीक है। सदृश अर्थात ज्ञान को भी अब हटा दिया, ठीक है, और शब्द को भी हटा दिया। अब केवल क्या है, अर्थ मात्र का के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति को ही क्या है, निर्वितर्क समापत्ति कहा जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या बोल रहे हैं, केवल ध्येय मात्र, अर्थात केवल अर्थ मात्र, इसका जब स्वरूप का ज्ञान कराता है उसी को क्या बोला जाता है, निर्वितर्क समापत्ति। और जो हमारा सवितर्क समाधि है उसको, उसमें क्या होता है, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों का मिला जुला स्वरूप, ठीक है। इसमें ध्याता ध्येय और ध्यान से भी शब्द अर्थ इत्यादि को लिया गया है, लगता है ना। एक मिनट, शायद इसमें दिया है, एक मिनट, अच्छा चलिए इस चीज को ऐसे समझेंगे। अर्थ, इससे पहले हमने क्या है, गौ के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उस गौ में पहले हमने क्या बोला, शब्द। अब जैसे ही मैंने उस शब्द को बोला तो उसके बाद तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया कि ये 2 सींग वाला 4 पैर वाला, ठीक है, इस तरह का क्या है, पशु है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, वो 2 पैर, दो सींग और 4 पैर वाला। तो उसी को क्या है, हमको ग्रहण करना है, ठीक है, उसी पे हमको अपना ध्यान लगाना है। तो जिस पर ध्यान लगाना है उसी को क्या बोला जाता है, ध्येय बोला जाता है। तो इसी कारण क्या है, केवल अर्थ मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली, अर्थात ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली जो हमारी चित्त की स्थिति है उसी को निर्वितर्क समाधि कहा जाता है। इसके अर्थ को देखते हैं, है ना। स्वरूप शून्य ईव, हाँ, शब्द से यह बतलाया है कि चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से नितांत शून्य नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होने पर अपने ग्राह्य या अर्थ के स्वरूप की धारणा नहीं कर सकता। वह अर्थ के ग्राह्य मात्र स्वरूप में इतना तदाकार हो जाता है कि वह अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य जैसा प्रतीत होता है। सवितर्क समापत्ति में चित्त में शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों क्या है, भासते रहते हैं, अर्थात चित्त इन तीनों में तदाकार रहता है, ठीक है। सवितर्क समापत्ति में इन तीनों के तदाकार रहेगा। जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है उतनी बाह्य वृत्ति क्या है, अंतर्मुख होते जाती है। अब जब
एकाग्रता इतनी सीमा तक पहुंच जाए कि शब्द और उस शब्द के अर्थ के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है दोनों की भी स्मृति न रहे और चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य जैसा होकर बाह्य उस बाह्य वस्तु के जिसमें वह लगाया गया है शब्द और ज्ञान से निकले हुए केवल अपने निजी अर्थ मात्र स्वरूप को साक्षात्कार करावे, अर्थात शब्द और ज्ञान को छेड़कर केवल ध्येय के वस्तु में तदाकार हो जाए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, शब्द से तात्पर्य क्या है, कैसे बताऊं, 1 मिनट है ना। शब्द यानी सिर्फ गौ बोलते हैं यह शब्द हो गया ना। हाँ 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 यानी हाँ, स्थूल वही स्थूल वस्तु एग्जैक्ट जो मैं वही दिखाते हैं वो वस्तु। हाँ ठीक है, तो शब्द है, अब इस शब्द पर से भी हमारा ध्यान हट जाएगा, अर्थात गौ से हमारा ध्यान हट गया। अब उस शब्द और अर्थ के कारण ही क्या है, हम को किसी विशेष वस्तु का ज्ञान होता है। तो जब हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि उस शब्द और ज्ञान इन दोनों को हम भूल जाते हैं, ठीक है, अब केवल उसके अर्थ मात्र को प्रकाशित करने वाली, ठीक है, अर्थात क्या है, अब हमने गौ जो शब्द कहा था तो उसका अर्थ क्या है, जो वो दो सींग वाला 4 पैर वाला जो पशु है, ठीक है, उसी के स्वरूप सा हो जाता है, ठीक है, मतलब अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से भी शून्य, अर्थात उसको अब शब्द का ज्ञान नहीं रहता और ज्ञान के बारे में भी नहीं रहता, मतलब जो जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं उन सब को भूल जाता है, ठीक है, और केवल अपने निजी अर्थ मात्र स्वरूप को साक्षात्कार करावे, ठीक है, मतलब अब गौ बोल दिया तो गौ का अर्थ ये होता है, तो उसी के स्वरूप में जब वो इतना तदाकार हो जाता है उस ध्येय वस्तु के बारे में, तब उसी को क्या है, निर्वितर्क समापत्ति कहा जाता है। अब इसमें हमको शब्द और ज्ञान है इन सब के बारे में नहीं पता रहेगा, हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि जो हमारी ध्येय वस्तु है गौ, उसी के अनुरूप को हमारा चित्त क्या है, ग्रहण कर लेता है, तब इसको क्या बोलते हैं हम, निर्वितर्क समाधि कहते हैं। और इसी का निर्विकल्प भी अन्य नाम है, पहले सवितर्क का सविकल्प था और निर्वितर्क का निर्विकल्प, क्यों, क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है, और सविकल्प बोला जाता है उसको, क्यों, क्योंकि उसमें शब्द और ज्ञान का विकल्प रहता है। आया समझ में, आया जी समझ। मैम मतलब इसमें गौ बोलने पर हमें क्या क्या समझ में आता है, अगर हम किस गौ शब्द उच्चारते हैं तो हाँ क्या दिमाग में ठीक आएगा है, इसमें। अब उसके बाद देखो जब इसमें गौ करके बोला है ना, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, है ना, तो मैंने गौ बोला, ठीक, तो फिर उसके बाद आपका ध्यान सबसे पहले गया शब्द में, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके अर्थ को समझेंगे कि ये इस प्रकार का पशु है, फिर उसके बाद क्या है, अब आप उसके स्वरूप को इमेजिन करेंगे, तो ये क्या हुआ, शब्द अर्थ और ज्ञान से मिला हुआ, तब इसको क्या बोलेंगे हम, सवितर्क समाधि बोलेंगे, ठीक। अब उसके बाद हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ गई, ठीक है, तो अब मैंने कहा गौ शब्द, ठीक है, अब एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि अब आपका ध्यान इन सब चीजों में नहीं रहेगा, ठीक है, ना ही शब्द पे रहेगा और ना ही ज्ञान पे रहेगा, केवल उसका अर्थ, गौ मतलब क्या होता है, ये 4 पैर वाला जो पशु है, 2 सींग वाला जो पशु है, ठीक है, तो उसी के अनुरूप क्या है, आप तदाकार से हो जाएंगे, आपके चित्त को केवल उसी के बारे में पता रहेगा, तब उस अवस्था को बोला जाता है निर्वितर्क, ठीक है, आया समझ में। यस मैम यस। यस मैडम, हाँ जैसे ठीक है। त्राटक करते हैं, त्राटक त्राटक का विधि होता है, जब हम दीपक लौ को देखते रहते हैं, मतलब अपने खुली आंखों से, तो उस समय हमारे ध्यान में एक ऑब्जेक्ट रहता है स्थूल में, कि ठीक है लौ है, दीपक है, उसकी कितनी हाइट है, जो भी अपने विचार में आते हैं। अगर मैं उस बंद कर दें, हमारे मेडिटेशन 4-5 मिनट का हो जाए, बहुत मुश्किल है। अगर एक चिदा आकाश की अद्भुत हो, चिदा आकाश, जहाँ पर ये सारी वस्तुएं हम भूल गए हैं, शब्द अर्थ विकल्प, इसका अभाव हो जाए, और तब उस तरह का कोई एक स्वभाव बनती हमारी एक चित्त की, तो उसको हम निर्विकल्प समाधि बोल सकते हैं, कहते हैं। हाँ देखिए, अब किसी को इन्होंने अच्छा बताया, इसका मतलब ये हुआ, देखो जब हम लोग त्राटक का अभ्यास करते रहते हैं तो हमको पता रहता है ये दीपक की लौ है, ये अंदर में उसका छोटा वाला, फिर अलग अलग हमको प्रकाश के क्या है लेवल दिखाई देते रहते हैं, है ना, तो उन सब वो सब क्या है हमको मिले जुले से, मतलब अब सब के बारे में हमको शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों के बारे में अलग अलग
पता रहता है, लेकिन आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी कि अब आपको फिर अलग अलग चीजें नहीं दिखाई देंगी, केवल एकमात्र लव कॉन्स्टेंटली जब आपको दिखाई दे और आप सब चीजों को भूल जाए, केवल आपको उस एक लव के बारे में, मतलब ऐसा एक स्टेज आता है ना, आप लोग मतलब एकदम जब उसमें डूब जाते हैं तो एक स्टेज ऐसा आता है कि और कुछ चीज दिखाई नहीं देता, केवल एकमात्र वो दीपक की लौ बस दिखाई देती है, तब उस वाले को बोलेंगे हम सवितर्क समापत्ति। और शुरू शुरू इनिशियल स्टेज में रहते हैं, बाकी चीजों के बारे में भी हमको पता रहता है, हाँ ये दीपक की लौ है, फिर उसकी हाइट इतनी जा रही है, वो थोड़ा सा इधर उधर लहरा रही है, तो ऐसे सब होता है, तब उसको क्या बोलेंगे हम, सवितर्क समापत्ति। आया समझ में? आया कि नहीं आया जी? जी मैम। हाँ जी मैम। यहाँ कुछ तो बोलो। ठीक है, अब आप Yes, लोग ma'am, मुझे yes. बताइए, सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति में कौन सा बेस्ट है? कौन सा बेस्ट है निर्वितर्क जी? मैम, निर्वितर्क। कौन, मतलब दोनों में से? निर्वितर्क। हाँ, निर्वितर्क। ठीक है, निर्वितर्क सवितर्क से ज्यादा अच्छा है। अब उसके बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, वितर्कानुगत समाधि के बारे में। अब वितर्कानुगत के दो टाइप पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, विचारानुगत समाधि के बारे में। तो इस प्रकार स्थूल भूत तथा भौतिक पदार्थ विषयक ग्राह्य समापत्ति से सवितर्क निर्वितर्क रूप दो भेद निरूपण करके अगले सूत्र में सूक्ष्म पदार्थ विषयक समापत्ति के सविचार निर्विचार दो भेद निरूपण करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या है, मैम अभी आपकी तक वॉइस कट स्थूल कट कर रूप आ रही है और पदार्थ। स्क्रीन भी प्रेजेंट नहीं हो रही है। ओके, बाकी लोगों स्क्रीन को हो भी गई ऐसा मैम हो रहा अभी, है? स्क्रीन आ गई अभी मैम, Yes, वॉइस ma'am. कट रही थी, वॉइस कट रही थी। हाँ ठीक है, मैं नेटवर्क चेक कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, क्या देख रहे थे हम लोग, हाँ ठीक। तो वितर्कानुगत समाधि और विचारानुगत समाधि दोनों में अंतर क्या होता है? मैम फिर से रिपीट बताओ करिए, ना ध्यान जी। नहीं था। हाँ, वितर्कानुगत, वितर्कानुगत और विचारानुगत समाधि में भेद क्या होता है? स्टार्टिंग में हम लोगों ने वितर्कानुगत बताया में स्थूल विषय होते हैं और था। विचारानुगत में सूक्ष्म विषय रहते हैं। हाँ ठीक है, तो वितर्कानुगत में स्थूल विषय और विचारानुगत में सूक्ष्म विषय। तो इसी कारण अब जो स्थूल विषय है, इसी कारण क्या बोला गया है, भौतिक पदार्थ विषयक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्थूल रूप हुआ। ठीक, अब उसी के हम लोग क्या है, जब सूक्ष्म है जी, सूक्ष्म विषयों पर जब ये इस समापत्ति का अभ्यास करेंगे, चित्त को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, तब उसी को क्या बोला जाता है, सविचार और निर्विचार। तो कहा गया है कि 44 नंबर के सूत्र में एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, एक बार और, एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, अर्थात इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के ही निरूपण से, इससे पहले हमने जो पढ़ा है सवितर्क और निर्वितर्क समाधि के बारे में, तो उसी के अनुसार क्या है, सविचार और निर्विचार समापत्ति भी क्या है, सूक्ष्म विषय की वाली व्याख्यान की हुई समझनी चाहिए। तो अब हमने सवितर्क और निर्वितर्क के बारे में जैसे स्थूल रूप में पढ़ा, स्थूल विषयों के बारे में पढ़ा, तो उसी को सेम हम जब एग्जैक्टली सूक्ष्म विषय पर करेंगे, तब उसी को क्या बोला जाता है, सविचार और निर्विचार। तो देखिए, सवितर्क में हमने क्या किया, स्थूल पदार्थों पे शब्द अर्थ और ज्ञान का जो मिला जुला स्वरूप था, ठीक है, तो उस वाली उसके अनुरूप जो होती है उसको हमने सवितर्क कहा। तो इसमें क्या है, अब सूक्ष्म विषयों पे शब्द अर्थ और जो ज्ञान है, ठीक है, तो उसके उसके अनुरूप तदाकार वाली जो हमारी चित्त की स्थिति रहेगी, तब उसको सविचार बोलेंगे। और निर्विचार में किसको बोलेंगे, केवल अर्थ मात्र के स्वरूप को निर्भाषित करने वाली जो चित्त की वृत्ति है, तब उसको बोलेंगे हम, चित्त की जो स्थिति रहेगी उसको निर्विचार समापत्ति। तो देखेंगे अब आगे, जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश काल और निमित्त के विचार से मिला हुआ, ठीक है, देश का अर्थ स्थान, काल का अर्थ समय, ठीक है, और निमित्त अर्थात उसके कारण, ठीक है, के विचार से
मिला हुआ तद्रूप होकर उसको साक्षात करावे। तो इसमें क्या है, अब विषय हमारा सूक्ष्म हो गया है, तब वह क्या कहलाती है, सविचार समापत्ति कहलाती है। और जब चित्त एकाग्रता के बढ़ने पर देश काल और निमित्त आदि की स्मृति से शुद्ध होकर, ठीक है, अब हमको ये देश काल और निमित्त मतलब उसके स्थान समय और कारण आदि से क्या है, अब उसमें नहीं रहेगा, उससे हमारी स्मृति शुद्ध हो जाएगी। केवल उस सूक्ष्म विषय को धर्मी मात्र स्वरूप को तदाकार होकर, अब उसके क्या है, जो मूल विषय है हमारा धर्मी और धर्म के बारे में हमने पहले ही शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि धर्मी किसको बोलते हैं और धर्म किसको बोलते हैं, आगे और पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे कि मिट्टी क्या हुआ हमारी, धर्मी, और उसके बाद घड़ा क्या हुआ, धर्म। तो धर्मी मात्र के स्वरूप को, अर्थात केवल हमको मिट्टी के बारे में पता रहेगा, तो उसके स्वरूप से तदाकार होकर प्रकाश करे, तब वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है। इसको आप लोग बस इतना याद रखेंगे, अगर ज्यादा समझ में नहीं आता है तो जो सवितर्क और निर्वितर्क समाधि है वो स्थूल विषय पर हुआ, और सविचार और निर्विचार है किसमें होगा, सूक्ष्म विषय पर होगा। अब सवितर्क में क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान एक जैसा प्रतीत हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से हमारे सविचार में हो जाएगा, ठीक। और निर्वितर्क में क्या है, केवल अर्थ मात्र के बारे में पता रहता है, तो निर्विचार में भी केवल क्या है, अर्थ मात्र के बारे में पता रहेगा। बस अंतर इतना है, उसमें स्थूल में करते हैं, इसमें सूक्ष्म में करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्थात जैसे स्थूलभूत या भौतिक पदार्थों में शब्द अर्थ, ओ एक मिनट, सर के क्लास पे आने का टाइम हो गया है। बाकी चीज हम लोग कल देखेंगे, आप लोग इसको पढ़ करके आइएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक। आज यस की मैम। कक्षा यहीं तक, हाँ। लेकिन आप लोग इसको पढ़ करके आइएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तब इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, पहले मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर देती हूँ।